नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड सेवन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1। ये हमारा बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल वीडियो है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के लिए है वो जरूर देखें। साथ ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी भी करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कलेक्शन आपका जो है बीटीसी किताब के एक एक डाटा को मैंने इंपॉर्टेंट लिया है और ज़्यादातर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं क्या जी उपयोग, जिसमें आपको पहला हेडिंग मिलेगा संसाधन का महत्व। संसाधन की महत्व मतलब संसाधन का महत्व क्या है। सबसे पहले आप ये जाने संसाधन होते क्या है। जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उन सभी को संसाधन कहा जाता है। क्या सुना आपने? जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? संसाधन कहा जाता है। और संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। ये बात किसने किया था? जिम्मरमैन किए थे। कौन कहते? जिम्मरमैन कहते। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। अब महत्व क्या है, जैसे कि आप देखिए संसाधन, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे जो उपयोगी होते हैं ये संसाधन है। इससे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है और ये CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तापमान की मात्रा क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके और इनसे लकड़ी जो मिलती है उस लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, अनेकों प्रकार की चीज क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। ये आपके महत्व हो गए। दूसरा जो संसाधन में जैसे जल, पानी भी क्या है? संसाधन है, क्योंकि हम पानी का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग हम नहाने में करते हैं, पानी का उपयोग बर्तन धोने में करते हैं, पानी का उपयोग साफ सफाई करने में करते हैं। अनेकों प्रकार काम जो है पानी का उपयोग करते हैं। जल ही क्या है? जीवन है। अनेक पीने में भी किया जाता है। इसके अलावा जो आपका पेट्रोलियम संसाधन होते हैं, तो पेट्रोलियम संसाधन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन इत्यादि प्राकृतिक गैसें निकलती है। और इनके उपयोग से क्या होता है? जैसे डीजल होते हैं उससे भारी वाहन चलाए जाते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ चलती है बड़ी बड़ी डीजल से चलती है। फिर पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती है कुछ, फिर आपके केरोसिन से कुछ गाड़ियाँ चलती है, कुछ ईंधन चलाए जाते हैं, मशीन चलाए जाते हैं। यानी कि ये सबका क्या है? महत्व ही है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप परिवहन की बात करें तो परिवहन में भी ये बता है क्या कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं। ये परिवहन का क्या है? महत्व है। हवाई जहाज वाला जो परिवहन है वो जल्दी आप समझ जा सकते हैं और कम समय में जा सकते हैं। अब जैसे है क्या संसाधन का महत्व, पहला है क्या कि जल। तो जल का महत्व क्या है? पीने, खाना बनाने और साफ सफाई करने में। और ये आपको दिया गया, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखने वाले संसाधन के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। जिसमें जो जीवों से प्राप्त होगा उसे जैव संसाधन कहेंगे और जो निर्जीवों से प्राप्त होगा उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, मनुष्य। मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं, लोग हमें उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? संसाधन। आपने सुना भी है कि लोग ने यूज करके हमें छोड़ दिया, तो है क्या भाई साहब की आपका संसाधन है। तो जो सजीवों से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं और जो निर्जीवों से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। क्या रहना है? जो सजीव से प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। और जो निर्जीव से प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। उदाहरण में सजीव जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे घोड़ा, बकरी, घास, कुत्ता, सियार, भालू, जो कुछ भी आप बोल दीजिए, मनुष्य, मानव, सब। और जो निर्जीव से प्राप्त होगा उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे निर्जीव मतलब क्या? जैसे कि आपके चट्टान हो गए, फिर आपके धातु हो गया, खनिज हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब क्या हो गए? तो अजैव संसाधन हो जाएंगे। फिर उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन का। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब दोस्तों जिसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, या जिसका दोबारा पुनः चक्रण हो सकता है उसे नवीकरणीय कहेंगे। और जिसे आप जिस संसाधन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिस संसाधन को दोबारा प्राप्त या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि लाखों वर्ष बीतने के बाद जब आपको आएगा, लाखों वर्ष मिट्टी के अंदर आपके दबने के बाद जो है कोयला या पेट्रोलियम का होता है? निर्माण होता है। तो नवीकरणीय संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के सौर ऊर्जा, पवन, जल, ये सब क्या है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपका है क्या? जीवाश्म ईंधन को पुनः चक्रण जो है नहीं किया जा सकता है।
तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम देखने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत मतलब दोस्तों पर्सनली। व्यक्तिगत में क्या? पर्सनली, यानी कि इसमें खास व्यक्ति का अधिकार होगा। जिस संसाधन पर खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्या सुने आप? जिस संसाधन पर खास आदमी का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपका घर पर आपका अधिकार है, हमारा अधिकार थोड़ी ना है। फिर मान के चलिए क्या बोलते हैं, मार्कर, इस मार्कर पर मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। ये फोन, इस फोन पर क्या है, मेरा अधिकार है दोस्तों। तो जिस संसाधन पर क्या होता है, खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा होता है सामूहिक संसाधन। तो जिस संसाधन पर क्या होता है कि किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नाम पर ऊपर खास समुदाय का अधिकार होगा उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपके गांव का जो फील्ड होता है, तो उस फील्ड पर क्या होता है, आपके गांव के मतलब आपके खास गांव के जो आपके गांव के होंगे उस पर क्या होगा, सारे का अधिकार होगा। फिर आपके गांव का जो मंदिर होगा तो उस पर क्या होगा, सारे लोग पूजा पाठ करने जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। मस्जिद होगा उस पर भी सारे लोग जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके जो पार्क होते हैं उसमें भी सारे लोग जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, सामुदायिक होता है। मतलब जिसपे खास समुदाय का अधिकार होता है उससे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपके गांव में कोई पार्क है तो उस पर ज्यादातर हक जो है आपके गांव का है, दूसरे वाले गांव का ज्यादातर हक नहीं है। यही सामुदायिक संसाधन पढ़ने का हमें उद्देश्य है। और सामुदायिक संसाधन के बाद दूसरा आपका आता है, तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय मतलब, राष्ट्र मतलब दोस्तों क्या, देश। देश में कौन चलाता है, सरकार चलाती है। देश कौन चलाता है, सरकार। तो जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और सरकार का अधिकार जो है समुद्री सीमा में कितना दूरी तक रहेगा, तो 20 किलोमीटर तक, सॉरी 200 किलोमीटर तक। कहाँ तक रहेगा, 200 किलोमीटर तक जो है सरकार का जो अधिकार जो रहता है। जैसे आप बोले तो पानी हो गया, फिर आपके जो मतलब भूमि हो गया, टैक्स होती है दोस्तों भूमि से आपका, ठीक है। और फिर आपका मतलब जो रेलवे लाइन की भूमि होती है उसमें आपका भूमि हो गया। फिर अनेकों प्रकार के जैसे खनिज हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया। और 200 किलोमीटर के महासागरीय क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें, तो जिस संसाधन पर क्या होता है कि आपके देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब जिस संस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के, 4 प्रकार का, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। बहुत आसान है याद करना। एक व्यक्तिगत, एक आपका सामूहिक और एक आपका है क्या, राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो लिखा हुआ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए मैंने इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज दोस्तों आप कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए और अपना स्टेटस भी जरूर लगाइए, ताकि इसके लिए आपको और भी शॉर्ट तरीके से आपको ज्योग्राफी का कंटेंट आपको देने का मैं प्रयास करूँ। तो व्यक्तिगत संसाधन, जिस संसाधन पर खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, जायदाद मतलब धन दौलत, कुआं, बाग बगीचा। सामुदायिक संसाधन, जिस संसाधन पर खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि चारण मतलब भूमि चारण जो होता है इसमें सब कोई गाय भैंस चरा सकता है, हम भी चरा सकते हैं, आप भी चरा सकते हैं। शमशान, मन, उसमें सब कोई शमशान पर जला सकता है, सब कोई घूमने जा सकता है। मंदिर में सब कोई जा सकता है, मस्जिद में सब कोई जा सकता है, सामुदायिक है ये सब। और राष्ट्रीय संसाधन, जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है, क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, खनिज, जल, वन्य जीव और समुद्री जीव, इन सब पर किसका होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। और 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र का अधिकार होता है, उसके बाद नहीं होगा, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार जो है हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और तट रेखा से 200 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार नहीं होता है, बल्कि 200 किलोमीटर के बाद होता है। और दोस्तों आपको है क्या कि क्षेत्र की बात करें तो तट रेखा से 200 किलोमीटर के जो 200 किलोमीटर क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि तट रेखा से, समुद्री से
समुद्रों में तट रेखा से समुद्रों में 200 किलोमीटर की जो दूरी होगी उसे भाई साहब कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा? तो अपवर्जक क्षेत्र कहा जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पर नॉटिकल मील भी देता है 200 नॉटिकल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। दोस्तों विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो संभावित संसाधन, पहला क्या है? संभावित संसाधन, जिस संसाधन का उपयोग संभावना होती है, जिस संसाधन का उपयोग यह संभावना है कि हम उसका उपयोग फ्यूचर में कर पाएंगे, वैसी संसाधन को संभावित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो आपके हिमालय का खनिज है उसकी संभावना है कि हम अपने फ्यूचर में जो है उसका संसाधन का इस्तेमाल जो है करेंगे। इसके अलावा संभावना है कि मतलब गुजरात में और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा आपका दूसरा तो आप समझिए संभावित संसाधन, जिस संसाधन का उपयोग संभावना होती है तो उसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है इसका संभावना है कि हम लोग आने वाले लाइफ में जो है संसाधनों का खनिज का उपयोग करेंगे। खनिज किसे कहते हैं? जिसे खदानों से खुदकर निकालते हैं उसे खनिज कहा जाता है। और खनिज में से जो आपके धातु निकलते हैं उस खनिज को अयस्क कहते हैं। और अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसे गैंग कहते हैं। और गैंग को जो खत्म करता है उसे फ्लक्स कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स दोनों को मिला दीजिएगा तो उसे धातुमल कहते हैं। अब है दोस्तों विकसित संसाधन। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। जिस संसाधन की गुणवत्ता पता होने के बाद उसका विकास किया जाता है, मतलब उसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम लोग विकसित संसाधन कहा जाता है। विकसित मतलब विकास की जगह, मतलब किसी संसाधन का हमें क्वालिटी पता चल गई कि यहाँ पर जो है ये संसाधन है। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधन है, अब हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करेंगे? उस खनिज को निकालने का प्रयास करेंगे। अब निकल जाएगा तो उसे कहा जाएगा विकसित संसाधन। मतलब क्या हो, थोड़ा विकास हो गया, ठीक है, डेवलप हो गया। जैसे कि गुजरात में सौर ऊर्जा जो है लगाया जा रहा है, तो आपसे भी पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा कहाँ ज़्यादा लगाया जा रहा है? तो गुजरात में लगाया जा रहा है। फिर भंडार संसाधन, तो जो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होती है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। और इसका उपयोग जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी कम होने के कारण सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग जो है कर पाते हैं, पूरा ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका भी हम लोग आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है, मतलब इस इन्वायरमेंट में क्या है, मौजूद है, तो वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर संचित कोष संसाधन, तो भंडार संसाधन को तकनीकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। क्या सुना? भंडार जो संसाधन है उसको तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग उपयोग में लेकर आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संचित कोष संसाधन जो है कहा जाएगा। जैसे बांधों में जल से क्या करना? विद्युत उत्पन्न करना। बांधों में हम लोग क्या करते हैं? पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको टरबाइन पर गिराते हैं और जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न की जाती है। ये जो उत्पादन है विद्युत का मात्रा का, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का मात्र सीमित मात्रा है। जिस ज़्यादा मात्रा में हम लोग करेंगे तो वो आपका हो जाएगा संचित कोष जो है आपका उत्पादन, ये संसाधन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।